हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमारे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले कि हम लोग शुरुआत करें जहाँ से हमने ख़त्म किया था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे के जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसको आसानी से समझ सकें। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है केस स्टडी के साथ। यहाँ पर दो कंट्री की केस स्टडी दिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। इस हमने जाना कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों जगह सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी, बट किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ ने एक डिफरेंट वे में एक अलग अलग तरीके से वहाँ के सिचुएशन को हैंडल किया। इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस पावर ऑफ शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी में पावर किसके किसके बीच में शेयर किए जाते हैं। तो इन सभी बातों को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे कि वाई इज़ पावर शेयरिंग डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की, क्यों होनी चाहिए, क्यों हर जगह पावर शेयर होना चाहिए। तो इसके लिए दो रीज़न दिए गए हैं। यहाँ पर दो रीज़न बताए गए हैं। पहला रीज़न तो है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है कोई ऐसा रीज़न जो क्या हो, समझदारी बड़ा हो, जो जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कुछ रीज़न हो। ठीक है, यानी जिसको कहते हैं युक्तिपरक कारण कह सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात की जाए तो इसको कहेंगे युक्तिपरक कारण। तो एक ऐसा रीज़न जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जो समझदारी बड़ा निर्णय हो, उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। तो आपको पता है कि पावर अगर शेयरिंग नहीं किया जाएगा, अलग अलग बॉडीज़ में, अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर नहीं किया जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो अगर आपको घटाना है, आपको ख़त्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, तो आपको पावर शेयर करना ही होगा। अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप पावर शेयर करना एक बेहतर तरीका होता है। और स्टूडेंट्स, आप सबको पता है अगर कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसा नहीं कि जो माइनॉरिटी में रहेंगे केवल उन्हीं का नुकसान होगा, मेजॉरिटी भी कई बार इसके जद में आ जाते हैं और मेजॉरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम लोग पावर शेयर कर लें। तो ये जो रीजन है उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। सेकेंड जो रीजन होता है उसको कहते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन यानी नैतिक रीजन, नैतिक कारण। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का सोल माना जाता है। पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का स्पिरिट माना जाता है, उसका सोल माना जाता है, उसकी आत्मा मानी जाती है। यानी अगर किसी डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयर नहीं किए जा रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो वहाँ पर वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जा सकती, उसको सही नहीं माना जा सकता। तो ये दो रीजन्स होते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं, ये जो दो रीजन्स होते हैं, पहला होता है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा होता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन यानी युक्तिपरक कारण होता है, जिसमें हम क्लैशेस को कम करने के लिए पावर शेयर करते हैं। दूसरा होता है मोरल रीजन। मोरल रीजन जो होता है, मोरल रीजन क्योंकि इसको स्पिरिट माना जाता है, इसलिए पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो ये मोरल रीजन के अंतर्गत आता है। तो ये दो रीजन्स होते हैं जिस पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को जो बताते हैं क्यों होना चाहिए, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किस किस रूप में पावर शेयर किया जाता है वो अब हम लोग समझेंगे, और यहाँ पर खास करके हम अपने देश भारत का एग्जांपल लेंगे। अब तक हमने केस स्टडी किया है बेल्जियम और श्रीलंका का, लेकिन अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं डेमोक्रेसी में उसको हम समझेंगे। और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। एक लंबे समय तक ऐसा माना जाता रहा है कि, और ऐसे भी अगर नॉर्मली लोग सोचेंगे तो लोग भी यही सोचेंगे कि अगर पावर जो होना चाहिए वो किसी एक इंसान में होना चाहिए, ताकि कोई भी डिसीजन हो, क्विक डिसीजन लिया जा सके, जल्दी डिसीजन लिया जा सके। तो लोग मानते थे, पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि पावर जो होनी चाहिए वो किसी एक इंसान में होनी चाहिए, या फिर किसी एक इंसान में नहीं तो इंसान के ग्रुप में होनी चाहिए जो एक जगह रहते हों, ताकि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो अचानक से इमरजेंसी में तो वो आसानी से लिया जा सके। ये मानना था पहले के लोगों का। लेकिन वर्तमान समय में जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, वो बिल्कुल अपोजिट हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई है। अब लोग पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस को समझने लगे हैं। और हमारे यहाँ फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं पावर शेयरिंग के, उसको हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर चार टॉप 4 डिफरेंट पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, फॉर्म्स को किस तरीके से
पावर शेयर किया जाता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है उसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। सेकंड होता है वर्टिकल फॉर्म शेयरिंग, या फिर कह सकते हैं इसको फेडरल फॉर्म शेयरिंग। तीसरा होता है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, और चौथा होता है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर की जाती है। तो इन 4 हेडिंग के द्वारा, इन 4 पॉइंट्स के द्वारा हम अपने इस टॉपिक को समझेंगे कि किस पावर शेयरिंग कैसे की जाती है डेमोक्रेसी में। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर जो होते हैं वो अलग अलग, जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उसमें शेयर किया जाता है। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर को कहा जाता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है कार्यपालिका, और जुडिशरी को कहा जाता है न्यायपालिका। तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ, और ख़ास करके वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फॉर्म ज़रूर होता है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म जरूर आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ज़्यादातर कंट्री में, डेमोक्रेसी में ज़्यादातर आपको देखने में ये जरूर मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है, जो पावर्स होते हैं वो केवल एक पर्सन में, किसी एक ऑर्गन में नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन में नहीं होते हैं, बल्कि 3 अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किए जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है कि अगर किसी एक में पावर नहीं सिमटी रहेगी तो वो आदमी डिक्टेटरशिप नहीं कर डिक्टेट नहीं कर पाएगा, उसको डिक्टेट नहीं कर पाएगा, कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं ले पाएगा। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारे यहाँ का एग्जांपल हम लोग लें तो लेजिस्लेचर अगर कुछ गलत डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उस पर कंट्रोल करती है, उसको रोकती है ऐसा करने से। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए लेजिस्लेचर और जुडिशरी है। सेम यही चीज़ जुडिशरी के साथ भी होता है। अगर जुडिशरी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसा कानून बना दिया है, सॉरी कानून बनाने का काम करने, तो अगर कानून का ऐसी व्याख्या कर दी है, कुछ ऐसे डिसीजन दे दिए हैं जो सही नहीं है, तो लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है बिल पास करके। अब होता है वाई कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अब इसको हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को सॉरी एक ही सेम ही लेवल पर, एक ही लेवल पर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और इसमें किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होते हैं, और सभी तीनों फॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे का चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो इसी रीजन की वजह से इसको कहा जाता है चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसको कहा जाता है। अब सेकंड होता है वर्टिकल फॉर्म पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है जो हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल पर होती है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। वैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगी, लोकल गवर्नमेंट बहुत कम कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है, जो केंद्र सरकार है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होता है। और लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, तो ये होते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसी को फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट हमारे नेक्स्ट चैप्टर भी होने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आपको भी याद रखना है कि हर एक डेमोक्रेसी में फेडरल स्ट्रक्चर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो ये है वो 3 टायर में फेडरल स्ट्रक्चर बटा हुआ है। ज़्यादातर जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर कंट्रीज़ में 2 टायर में देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट हमारे इंडिया में ये 3 टायर में, ये 3 लेवल पर ये बटे हुए हैं, पावर शेयर होते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट हम लोग का वो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो पावर शेयर होता है वो एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर किया जाता है। अब ये अलग अलग ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। जो महिलाएं हो सकती हैं, वीकर सेक्शंस के लोग हो सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे में हर किसी को बराबर इक्वल राइट मिल पाना, सबका डेवलपमेंट कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इसी कार्य को करने के लिए, सबको बराबर राइट मिले, इसके लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यानी चुनाव में आपको पता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा प्रावधान किया गया कि उन लोगों को क्या किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे माइनॉरिटीज़ हो गए, वुमेंस हो गई, वीकर सेक्शन के जैसे SC ST OBC, इन सब ग्रुप्स के लोग हो गए, तो इनको क्या किया जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजर्वेशन दिया जाने लगा।
अब इस बात को आप लोग आसानी से रिलेट कर पाएंगे अगर आप लोग अपने यहाँ के चुनाव से इसको जोड़ कर देखेंगे। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि अक्सर चर्चा करते हुए बड़ों को सुना होगा कि हमारे यहाँ का जो सीट है वो ग्राम प्रधान का जो सीट, सरपंच का जो सीट है वो महिलाओं को मिला है, कहीं मिलता है कि जनरल आया है, कहीं कुछ जगह पे ओबीसी, कुछ जगह पर एससी का आया है। तो इस तरीके से आप लोग देखते होंगे। तो वही प्रावधान किया गया है हमारे यहाँ, ताकि हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में भी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि महिलाओं को अगर हम बात करें, रिजर्वेशन की बात की जाए, वुमेंस की रिजर्वेशन की बात की जाए, तो वुमेंस को रिजर्वेशन केवल लोकल लोकल गवर्नमेंट में, यानी जो ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में ही केवल महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन होते हैं या फिर जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। तो आई होप ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो पावर शेयर किया जाता है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर किया जाता है, चाहे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए या फिर रिलीजियस ग्रुप हो गए, जो हमारे यहाँ जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं उनको, ताकि वो बराबरी पे आ सके, वो और भी पीछे ना रह जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसी तरीके का एग्जाम्पल आप लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में भी देखा हमारे लास्ट वीडियो में। अब चौथा और आखिरी जो पावर शेयर होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें। अब सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस तरीके से पावर शेयर किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों जो हमारे जो वोट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और किसी को भी इतना वोट नहीं मिलता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो ऐसे में क्या ऑप्शन होती है, ऐसे में ऑप्शन होता है पार्टीज़ के पास कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाएं या फिर एक साथ में ही चुनाव लड़े या फिर चुनाव के बाद ही हाथ मिलाएं, ताकि ये गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ऐसे में दोबारा चुनाव करना कहीं ना कहीं वो वक्त की भी बर्बादी है और कहीं कहीं संसाधन के भी, पैसों के भी। आपको पता है चुनाव होने पर काफ़ी सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, दो पार्टी जो होती हैं वो साथ में आती हैं और गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाती हैं। और ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, उसकी गवर्नमेंट का होता है कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, जब कई पार्टीज मिल करके, कई पार्टी दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके बनाती हैं। हमारे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं यूपीए जो लीड करती है वो कांग्रेस लीड करती है। तो यूपीए कांग्रेस और अगर कुछ और पार्टीज में करके अगर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उसको कहेंगे यूपीए गवर्नमेंट। इसी तरीके से इसमें भारत में एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। तो एनडीए के अंतर्गत भाजपा जो है मुख्य पार्टी है, लेकिन केवल भाजपा की ही सरकार नहीं है, भाजपा के अलावा भी कुछ सहयोगी दल हैं जो इस पार्टीज में है, जिनकी सरकार इस समय चल रही है। तो जो पावर शेयर होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन हो गए। ये फिक्की का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। फिक्की क्या है, फिक्की भी एक तरीके से ट्रेड यूनियन ही कह सकते हैं। ये बिजनेसमैन का क्या है, एक ग्रुप होता है। तो अगर डेमोक्रेसी में, अगर ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी में गलत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कई बार गवर्नमेंट भी कुछ गलत निर्णय ले सकती है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई निर्णय लेती है जो बिजनेसेस के लिए नुकसानदायक है या फिर सोसाइटी के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक है, तो उसको रोकने के लिए, ऐसा करने से रोकने के लिए जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, हड़ताल के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से, जैसे भी पॉसिबल होता है, बातचीत के माध्यम से। तो इस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है एमंग मूवमेंट के द्वारा भी ये जो होता है पावर बटा होता है। मूवमेंट कैसे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है, मेधा पाटिकर जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था। इस मूवमेंट को शुरू किया गया था जब वहाँ पर नर्मदा रिवर पर डैम बनाने की बात की गई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। काफ़ी लोगों के घर जो थे वो बाढ़ में डूब गए थे, पानी में डूब गए थे। काफ़ी सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ करके इधर उधर भागना पड़ा था। तो इस डैम को रोकने के लिए, डैम के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मेधा पाटकर ने ये मूवमेंट शुरू किया था। तो आप लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर किस तरीके से शेयर किया जाता है जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। तो यहाँ पर 4 हेडिंग के अंतर्गत, 4 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जब अलग अलग
ऑर्गन्स के बीच में, चाहे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, तो उसके बीच में जब पावर शेयर किया जाता है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग या फिर फेडरल पावर शेयरिंग क्या होता है, जब अलग अलग लेवल पर, जैसे सेंट्रल लेवल हो गया, प्रोविंशियल लेवल हो गया यानी स्टेट लेवल हो गया, इसके अलावा जो लोकल लेवल होता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल लेवल पे पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसके अलावा जो एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे वुमेंस के कुछ ग्रुप्स हो गए, वीकर सेक्शन जो हो गए, SC ST हो गए, तो इनके बीच में जब रिजर्वेशन के द्वारा पावर शेयर किया जाता है तो उसको कहा जाता है सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग। लास्ट जो पॉइंट होता है चौथा, वो होता है प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पार्टीज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स, ये मूवमेंट, तो ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, एक बार फिर से कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। केस स्टडीज़ में जो बताया गया श्रीलंका का, बेल्जियम का, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है श्रीलंका जो है, श्रीलंका एशिया की एक कंट्री है और श्रीलंका इंडिपेंडेंस कब मिला था श्रीलंका को? श्रीलंका को इंडिपेंडेंस इंडिया के को इंडिपेंडेंस मिलने के नेक्स्ट ईयर यानी 1948 में मिला था। लेकिन आप देख सकते हैं श्रीलंका इंडिया से काफ़ी पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया है? बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। स्टार्टिंग में काफ़ी तरक्की किया था श्रीलंका ने, काफ़ी प्रोग्रेस किया था, लेकिन बाद में आप लोगों को पता है किस तरीके से वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया था, गृह युद्ध शुरू हो गया था। और गृह युद्ध कहीं पर भी होता है, कोई भी बैटल कहीं होता है, कोई भी वॉर कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कंट्री को पीछे ढकेलने का काम करता है। तो श्रीलंका के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले बेल्जियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, फिर श्रीलंका को भी समझेंगे। बेल्जियम जो है वो वेस्टर्न यूरोप का एक पार्ट है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी के साथ। और इन्हीं लैंग्वेज को बोलने वाले, जैसे फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, नीदरलैंड के लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और जर्मनी के लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जो है वो बेल्जियम में पाए भी जाते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स जो है वो यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। और अगर हम वहाँ के एरिया की बात करें, बेल्जियम की एरिया की बात करें, तो क्या है, हरियाणा राज्य के बराबर है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। और वहीं अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका का जो नेबरिंग कंट्री है आपको पता है इंडिया है। और श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके अलावा वहाँ की जो आबादी है वो 2 करोड़ के आसपास है। और वहाँ के जो लोग हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो सिंगला और तमिल बोलने वाले हैं। वहाँ पर सिंगला जो है वो 74% है, मेजॉरिटी में है। तमिल जो है वो माइनॉरिटी में है। तमिल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। एक तो वहाँ के जो लोकल तमिल है, श्रीलंकन जो तमिल हैं, और इसके अलावा जो इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल वहाँ क्यों पहुँचे थे? जब कॉलोनी बनाया था ब्रिटेन ने श्रीलंका को, तो इंडिया को और श्रीलंका दोनों कंट्रीज़ को, तो इंडिया से वहाँ पर ले जा करके लेबर को ले जा करके वहाँ पर मजदूरी कराए जाते थे और वही मजदूर वहाँ जा करके बस गए थे। तो वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं और जो वहाँ के नेटिव तमिल्स हैं वो श्रीलंकन तमिल कहे जाते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं और दोनों ने एक अलग अलग तरीके से इस डिफरेंसेस को, इस इनइक्वालिटी को वहाँ पर डील किया। श्रीलंका ने जहाँ एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया, उन्होंने मेजॉरिटी के डिसीजन को माइनॉरिटी पर थोपने का काम किया, तो वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और वो देश डेवलपमेंट से काफ़ी पीछे रह गया। वहीं बेल्जियम ने काफ़ी समझदारी भरा निर्णय लेते हुए जो पावर था वो सब में शेयर किया, सबको इक्वल पावर शेयर, सबके बीच में इक्वल पावर शेयर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम आगे बढ़ता रहा और वहाँ पर बहुत ही पीसफुल माहौल रहा। और पीसफुल माहौल की वजह से ही प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है ब्रुसेल्स में। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग से इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टू डू ए क्विज ऑन टेलीग्राम, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।